राजनीति वन मैन शो भी हो सकती है, लेकिन तब भी सह किरदारों के इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। अंततः वो टीम ही होती है जो मैदान पर डटती है और खेल बना देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 2026 में प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों की कवायदों को देखें तो साफ हो जाता है कि 2028 की बेचैनी बढ़ रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपनी टीम को लगभग तैयार कर लिया है, ट्रेनिंग्स के दौर चल रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस टीम बढ़ाने के अभियान के साथ तैयारी कर रही है, हालांकि अभी भी कुछ मोर्चों पर मोहरे बिठाने बाकी है। बीजेपी के सेनापति फिक्स हैं, कांग्रेस के सेनापति पर अभी निर्णय पेंडिंग है। सवाल बस इतना है कि 2028 अभी दूर है, एक्सरसाइज भरपूर है, पर आज की स्थिति में कौन सी टीम कागजों में और जमीन पर विरोधी पर भारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं। एडवोकेट सद्दाम हुसैन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सहयोगी लीलाधर भी मेरे साथ हैं और कुछ और भी गेस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं शुरुआत लीलाधर आपसे कर रहा हूं। कांग्रेस की टीम का स्टेटस ओवरऑल देखें तो क्या नजर आता है? जी बिल्कुल, सबसे बताना चाहूंगा, कांग्रेस ने अपनी सोच है और वंशवाद की जो परंपरा आरोप लगाती रही है, विरोधी दल लगाते रहे हैं, उसमें अब कहीं ना कहीं परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दिया है। राहुल गांधी की सोच के अनुसार संगठन सर्जन के माध्यम से अब अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है। जयपुर शहर के अंदर, जयपुर शहर के साथ पूरे जिले हैं उनमें नियुक्ति की गई है। साथ ही प्रकोष्ठ की बात है, प्रकोष्ठ में भी की जा रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है अब साइकिल लाइन के नेताओं को भी आगे बढ़ने का इससे मौका मिल पाएगा और वंशवाद का जो आरोप कांग्रेस में हमेशा लगता आया है उसमें कहीं कहीं विराम लगेगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां तक आपने 2028 की बात की, हालांकि सेनापति अभी निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन अभी जो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है इस क्रम में आगे बढ़े हुए हैं। और जो बात करें सदन से लेकर सड़कों तक है, जो पार के जो राज्य सरकार उसके खिलाफ सेनापति तो वही है जो पहले से लोगों को पता हो और फिर वो जंग में लेकर उतरे। अब मसला यह है कि पीसीसी चीफ के 6 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2028 की जंग में वही सेनापति रहेंगे या नहीं, इस पर अभी कांग्रेस को निर्णय लेना है। ऐसे में सद्दाम साहब, आप अगर मुझे थोड़ा सा समझा पाए, क्या देखिए, अव्वल तो मेरी कांग्रेस से शिकायत यह है कि टैलेंट हंट जो चलाया टैलेंट हंट जो चल रहा था इधर उधर, वो टैलेंट तो खुद ब खुद दिखना चाहिए ना। उसको आपको अलग से कवायद करनी पड़ी। इसका मतलब है कि पार्टी के स्ट्रक्चर में कुछ तो ऐसा है जो टैलेंट को खोज नहीं पाता अनटिल एंड अनलेस एक अलग से कवायद ना शुरू की जाए। तो ये बड़ा बिखराव सा नहीं बताता है टीम में? बिल्कुल नहीं स्वपन जी, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पूरे प्रदेश में एकजुट है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो संगठन सर्जन अभियान का संचालन किया गया था, इस अभियान के माध्यम से हमारे एआईसीसी से हमारे बीच में पर्यवेक्षक आए थे। राजस्थान के प्रत्येक जिलों के अंदर जो पर्यवेक्षक आए थे, पर्यवेक्षकों ने चेक 1 2 1 2 आवाज नहीं आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया, उनसे संवाद किया। इसके बाद में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन किया। पर मेरा सवाल ये नहीं है ना सद्दाम भाई, मेरा सवाल ये है कि डोटासरा जी को 6 साल हो चुके हैं, तो अब पीसीसी चीफ वो रहेंगे या नहीं रहेंगे? दूसरा, पार्टी का इंटरनल मैकेनिज्म टैलेंट को खुद ढूंढ नहीं पा रहा है। मैं वापस देखिए सद्दाम भाई, ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर पार्टी अपने भीतर के टैलेंट को स्वतः नहीं ढूंढ पा रही है तो ये तो दिक्कत की बात है। जनजाति से भी थे, जिसमें सामान्य वर्ग से भी थे, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से भी थे, सद्दाम भाई 2 सेकंड, अन्य पिछड़ा वर्ग भी थे। भाई 2 सेकंड, 5 नाम है वो एआईसीसी को भेजे गए। उसके बाद में एआईसीसी की ओर से हमारे जो 50 जिला, सद्दाम भाई 2 मिनट सद्दाम भाई मेरी बात को समझिए। अरे सुनिए तो सही सद्दाम साहब, तब तो मैं कांग्रेस को और समझ पाऊंगा और हो सकता है आपकी बातों को दर्शक भी और समझ पाए अगर आप सवाल का जवाब दें। टोटल प्रदेश में 32,010 के करीब जो पदाधिकारी हैं। नहीं सद्दाम साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा के अंदर और 400 हमारे जो ब्लॉक है। सद्दाम भाई, ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप कागज से पढ़ रहे हैं, और अगर आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं तो एक बार मुझे बताइए आप नहीं सुन पा रहे हैं, तब तो मैं अगला सवाल लूं। पदाधिकारी वो बन चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 22 ये तो कागज से पढ़ने जैसा हो गया सद्दाम भाई। आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ। चेतन भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और चेतन भाई देखिए, मेरा सवाल मैं थोड़ा सा अलग ले रहा हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब आज ये पता चला कि बीजेपी ने दरअसल ये प्रस्ताव भेजा है कि हमें संगठनात्मक तौर पर और जिले बनाने पड़ेंगे। 44 अभी है, 48 करना पड़ेगा।
है ना। जयपुर में आप एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से, मैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से आपको लगता है एक ही जिला होना चाहिए, इसलिए आपने वो जो 2 जिले गहलोत राज में बने थे उनको हटा के सिंगल कर दिया। लेकिन पार्टी के स्तर पर आपको लगता है कि नहीं साहब 2 जिले होने चाहिए, है ना। ये बड़ी अजीब सी परिस्थिति है। अगर पार्टी को मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा जिले चाहिए तो हो सकता है प्रदेश को भी डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा जिले चाहिए थे जो उन्हें नहीं मिले। हाँ चेतन भाई, मेरे को बोलना है। हाँ आपसे सवाल मेरा आपसे ही और बहुत सीधा सवाल है। कांग्रेस के मित्र ने कांग्रेस की एकता की बात की स्वप्निल जी। हमारे बीकानेर के अंदर एक मामला चल रहा है और धरना और प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनाम रामेश्वर डूडी ग्रुप। अच्छा, ये मैंने पहली बार देखा किसी भी राजनीतिक पार्टी का सार्वजनिक रूप से धरना और प्रदर्शन हुआ और एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बोला गया, ये पूरे बीकानेर संभाग की जनता ने देखा पहली बार। नहीं पर इस पे तो मैं आपको चेतन भाई 2 सेकंड फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, नहीं 2 सेकंड, फिर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसलमेर में आप ही की पार्टी के एक चेहरे ने ओटाराम देवासी के खिलाफ प्रेस वार्ता की। हमारे दोनों में अंतर रहा है। चेतन भाई 2 सेकंड, हम हमारे नहीं चेतन भाई 2 सेकंड, चेतन भाई 2 मिनट। आपने एक घटना पिन पॉइंट की, मैं एक घटना पिन पॉइंट कर दूं। जैसलमेर में आप ही के पार्टी के एक चेहरे ने प्रेस वार्ता कर ओटाराम देवासी को घेरा। आता हूँ, इसी पे आता हूँ। हाँ। सबसे पहले आपने संगठनात्मक बात की। हाँ। हमारे 44 जिले से जो 28 हो जाएंगे, जब हमारी कार्य समिति उसके अनुसार सहमति दे देगी, जब तक हमारी कार्य समिति का सहमति नहीं मिलती है तब तक हम कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाएंगे। और स्वप्निल जी क्यों बनाएंगे? क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर युवा नेतृत्व को आगे लाना है, कार्यकर्ताओं की संभावनाएं बढ़ानी है, उनको ऊपर लेकर आना है, हमारे मूल संगठन जिलाध्यक्ष होते हुए आगे तक उनको लेकर जाना है। हमें एक नई पीढ़ी को तैयार करना है आगामी 10 सालों के लिए। हम हमारा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, अगले 15 साल में भाजपा की राजनीति क्या होगी। अरे पर भाई मेरा सवाल तो अलग था ना चेतन भाई, मेरा सवाल ये था कि आपको संगठनात्मक स्तर पर एक्स्ट्रा जिले चाहिए, लेकिन प्रदेश में उतने जिले हैं नहीं, तो इसका मतलब है कि नए जिलों की इंपॉर्टेंस तो आप इस तरफ सिर्फ पॉलिटिकली समझ रहे हैं। बिल्कुल, प्रशासनिक और संगठनात्मक जिले जो होते हैं उसी के अकॉर्डिंग चुनावी मशीनरी हम लोग, हमारे कार्यकर्ता की मशीनरी हम लोग तो आपके संगठन को 48 जिले क्यों चाहिए? प्रदेश में 41 जिले काम चलाइए। बिल्कुल, मैं सस्पेंड जी बोल रहा हूँ, इसी बात पे बोल रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं इसी बात बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्या? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष जी, कभी बता रहा हूँ, ताजा 2 दिन का कार्यक्रम बता रहा हूँ उनको। कल बीकानेर आएंगे, 3 बैठक लेंगे, उसके बाद में फलोदी जाएंगे, उसके बाद में जैसलमेर में जाएंगे, उसके बाद 2-3 बैठक लेंगे, फिर पाली जाएंगे, जालौर जाएंगे और सिरोही जाएंगे। 3 जिलों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इतनी बैठकें लेंगे, ये अपने आप में बताती है कि किसी भी संगठन का मुखिया रूट तक के कार्यकर्ताओं के संपर्क में कैसे रहता है, ये कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए। गोविंद सिंह जी डोटासरा के बारे में आप जानते हो, जयपुर और लक्ष्मणगढ़ से आगे उनकी कांग्रेस पार्टी केवल जयपुर और लक्ष्मणगढ़ से आगे उनको नहीं दिखती है। जब वो शिक्षा मंत्री थे तो उनको लक्ष्मणगढ़ के अलावा कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं नजर आता था। अच्छा, यही तो सोच का फर्क है। आपने चुनाव की बात की, हाँ, हम लोग 5 साल चुनावी मोड में रहते हैं, हम लोग 5 साल तक चुनावी एक्शन में रहते हैं, हम लोग 5 साल तक तैयारी करते रहते हैं, हम लोग हमारी कमियों को ढूंढते रहते हैं, उन्हें दूर करने के लोग प्रयास करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं। 5 साल चुनावों की तैयारी में रहते हैं। आई एम सॉरी चेतन भाई, मैं थोड़ा सा मस्ती में आकर बोल रहा हूँ। चेतन भाई थोड़ा सा मस्ती में आकर बोल रहा हूँ, मुझे लगता है आप मेरे इस तंज को थोड़ा सा नजरअंदाज करेंगे। चेतन भाई मैं थोड़ा सा ना आपकी परमिशन के साथ एक छोटा सा तंज करना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी इस बात को नजरअंदाज कर देंगे। सुनिए ना, काइंडली मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक छोटा सा तंज है, आप उसे पर्सनली मत लीजिएगा। आप 5 साल चुनावों के लिए तो तैयार रहते हैं लेकिन चुनाव करवा नहीं रहे, ये अलग बात है। और पूरे प्रदेश में उस बात को लेकर सुगबुगाहटे हैं। इसी मुद्दे पे आता हूँ, चुनाव से वो पार्टी भागती है जो चुनाव हारती है। हमने जितने भी उपचुनाव हुए राजस्थान की सरकार बनने के बाद में, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो स्थानीय निकाय के हो, और चाहे विधानसभा के 7 उपचुनाव, सब देखे 7 में से 5 हम जीते हैं। ठीक है, क्या बात करते हैं, हम क्यों भागेंगे? ठीक है,
नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, कानून का पालन करेंगे, ठीक है, ठीक है परंपराओं चेतन का भाई, पालन करेंगे और प्रक्रियाओं का पालन ठीक है करेंगे। चेतन भाई, मैं आगे आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आगे आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक कमल कुमार टांक भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कमल भाई, आपका स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं कुछ ही पलों में आपके पास आ रहा हूं। सद्दाम साहब को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन सद्दाम साहब पहले मुझे ये बताइए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। नहीं, सद्दाम भाई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सद्दाम भाई, तो फिर मेरे सवाल भी सुनिए ना महाराज। आप पिछली बार मेरा सवाल सुनने को रेडी नहीं थे। मैंने सिंपल सा एक पॉइंट आपसे कहा कि डोटासरा साहब के 6 साल हो चुके हैं, अगला सेनापति कौन होगा किसी को नहीं पता। ये नहीं पता 2028 आप किस सेनापति के अंडर में जाओगे, किसी को नहीं पता। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं, पार्टी का इंटरनल मैकेनिज्म टैलेंट नहीं ढूंढ पा रहा है, इसलिए आपको टैलेंट हंट नाम की अलग से कवायदें करनी पड़ रही हैं। लोग ऑटोमेटिक पार्टी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, इसलिए पार्टी बढ़ाओ अभियान चलाना पड़ रहा है। बिल्कुल स्वपन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डोटासरा जी ने अपने 6 साल के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में संगठन को बहुत अधिक सशक्त और मजबूत किया है। और राजस्थान के अंदर जो राजस्थान मॉडल है, इसकी चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। एआईसीसी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है, वो राजस्थान मॉडल को पूरे देश में लागू करने के लिए विचार कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस में टैलेंट है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में असंतोष है और सरकार और संगठन में समन्वय की कमी है, और सरकार के अंदर संगठन के अंदर अंतर विरोध अंतरकलह है। इसकी मैं बात आपको बताना चाहूंगा, राजस्व मंच के अंदर 14 मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति हुई और संगठन में विरोध के चलते उन नियुक्तियों को निरस्त करना पड़ा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बूंदी के ननेवा के अंदर जो भाजपा के नगर अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वहां की ननेवा नगर पालिका के 6 भाजपा के जो पार्षद है उन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और विचारधारा के खिलाफ जो काम करते हैं उनको नगर अध्यक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है सद्दाम भाई, अब मैं कमल कुमार टांक जी को भी अब इस डिबेट में शामिल करना चाह रहा हूं। कमल भाई देखिए क्या होता है, 2 मिनट सद्दाम भाई, अब आपको रुकना पड़ेगा। कमल भाई, क्या होता है ये ना, मुझे बड़ा ये क्रिकेट वाला सिनेरियो नजर आता है। जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, हर वर्ल्ड कप से पहले कागजों में तो सबसे मजबूत टीम इंडिया होती है, लेकिन जब मैचेस चालू होते हैं तो हमने मतलब 1-2 बार तो ये भी देखा है कि साहब फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गए, और कई बार हम फाइनल तक भी पहुंचे, कई बार हमारा सफर मिडिल में भी रुक गया। तो कागजों में स्ट्रांग होना और जमीन पर स्ट्रांग होना 2 अलग अलग चीजें हैं। आज की डेट में आपको क्या नजर आ रहा है कांग्रेस का संगठन और बीजेपी का संगठन आमने सामने की तुलना में? कमल भाई। हाँ देखिए, अभी के अंदर जो आपने स्थिति बताई है, देखिए संगठन में तो ये बात सही है कि आपको कोई भी काम जो हो वो कोई काम तभी संभव हो सकता है जब आपके पास स्व प्रेरणा से लोग आए। और राजनीति के अंदर अगर कोई आकर स्व प्रेरणा से काम करना चाहता है तो वो पार्टी एक तरीके से कही जाएगी कि वो कहीं ना कहीं अपने संगठन को मजबूत करे। अभी स्थिति ये दिख रही है कि चूंकि बीजेपी तो सत्ता में है तो उसके पास कार्यकर्ता सब तरह के आएंगे। हमेशा जो पार्टी सत्ता में होती है उसके पास कार्यकर्ता तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता की एक लालसा या कहीं ना कहीं दिखता है कि वो उसमें भूमिका या उसमें पावर में आ सकते हैं। जिनके पास सत्ता नहीं है उन्हें नो डाउट मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और उनको ढूंढना भी पड़ेगा कि सही लोग आए। प्रश्न ये है कि ये तब ढूंढना पड़े जब सत्ता में नहीं है, तब ढूंढ के रख लें जब सत्ता में है। इसके बीच की कड़ी यही है कि आपके कामकाज और कार्यशैली ऐसी हो जो आपके कार्यकर्ता को आपसे हमेशा जुड़े रखे, और उसके ऊपर लेकिन बीजेपी में एक फाइनलिटी तो है ना, मतलब अभी कमल भाई बीजेपी में एक फाइनलिटी तो है ना कि अभी सेनापति यही रहेगा, अभी राजा यही रहेगा, एक फाइनलिटी तो है। और ये फाइनलिटी अपने साथ में एश्योरेंस तो लाता है। फिर भले ही आप आगे जाके जंग हार जाओ या जंग जीत जाओ, वो बात का विषय है, लेकिन फाइनलिटी एक तस्वीर तो बताती है। नहीं, ये एक कार्य पद्धति बताती है, बात सही है। जैसे अभी बीजेपी ने एक अपने आप को इस तरीके से स्टैंड किया है जो ये कहती है पार्टी कि हमारे यहाँ पर जो एक मतलब यूं कहें कि जो सिर्फ कार्यकर्ता व्यक्ति है उसको भी मुख्यमंत्री बनने का मौका है। हाँ। उसके लिए कोई बहुत बड़ी पहचान, बहुत बड़ी झगड़े और बहुत बड़े अपने बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि आप कितनी बार सीएम रह लिए या आप किस बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के बेटे रह लिए और उसके बाद फिर दोनों झगड़ लिए। उसके बावजूद ये है कि आपके यहाँ पर
सीएम कैंडिडेट के खुद व्यक्ति हों और वो जो 2 बार सीएम रह चुके हों, उनके अलावा एक कार्यकर्ता टाइप का व्यक्ति भी सीएम बन सकता है। दिस इज द वे टू मोटिवेट द लाइक मींस एनी कार्यकर्ता टू एनीवेयर, मतलब कहीं पर भी वो कोई भी पार्टी होगी, अगर वो उस तरीके से मोटिवेट करे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कम से कम कार्यकर्ता को प्रेरित करेगी कि वो स्वप्रेरणा से उसके अंदर घुसे और उसको मौका मिल सकता है। अब ये बात जरूर है कि यहाँ भी राजनीति होगी, क्योंकि हर समय तो बीजेपी ऐसा नहीं करती कि वो एक कार्यकर्ता को बना देती है। वो हर जगह पर तो ऐसे ऐसे बड़े लोगों को बनाती है जो कि बाकी बड़ी पार्टी, मतलब इवन कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये इंटरेस्टिंग, तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है सही तरीके की। कमल भाई, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सवाल बनता है जो मुझे लगता है कि चेतन राजपुरोहित जी को जवाब देना चाहिए। चेतन भाई, मैं आपसे ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, ठीक है, कमल भाई ने बिल्कुल सही कहा, फाइनलिटी एक मजबूत तस्वीर तो पेश करती है, लेकिन अब चेतन भाई स्थिति क्या है कि आपकी पार्टी के कद्दावर चेहरे को यह सुझाव देने की जरूरत महसूस होती है कि जो पार्टी का वफादार है उसी को पद दिया जाए। उसे यह जरूरत क्यों महसूस हुई? फिर वही चेहरा एक फंक्शन में यह भी बोलता है, अरे भाई मेरी नहीं सुनी गई तो मैं आपकी कैसे सुनवा लूं। बिल्कुल स्वप्निल जी, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हाँ। हमारे सुझाव आते हैं, हम सुझाव पे अमल करते हैं, विचार करते हैं, लागू करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे कांग्रेस के मित्र ने भी बड़े प्रश्न उठाए थे। मैं तो एक लाइन में कांग्रेस के बारे में कहना चाहता हूँ, जिस दिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को निकम्मा गद्दार ये कहना बंद कर देंगे, उस दिन कांग्रेस पार्टी का कुछ भला हो सकता है। ये क्या बात हुई चेतन भाई? अबे आप यूपी में जाकर देखिए, शंकराचार्य के मुद्दे पर डिप्टी सीएम कुछ और बोल रहे थे, सीएम कुछ और बोल रहे थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है। बीकानेर में जो लड़ाई चल रही है, डोटासरा जी का ग्रुप अलग है, जो हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री है वो गहलोत साहब से जाके मिलते हैं, डोटासरा जी की फोटो नहीं लगाते यहाँ, और सार्वजनिक रूप से कलेक्ट्रेट के ऊपर धरना चला है स्वप्न जी, धरना, और एक दूसरे ऊपर क्या क्या ये बोले, मैं वो शब्द नहीं बोल। लेकिन चेतन भाई, पार्टी के अंदर की फाइट्स तो आपकी पार्टी में भी आ रही है ना। मैंने आपको बताया तो सही, जैसलमेर में खुद बीजेपी का ही चेहरा अगर प्रेस वार्ता बुला ले बीजेपी के ही एक चेहरे के खिलाफ, तो ये कोई सहज स्थिति तो है नहीं, असहज स्थिति है। इसके अलावा आप ही की पार्टी के एक कार्यक्रम में बीजेपी ने आके कह दिया प्रेस वार्ता करके कि साहब ऐसा है कि कांग्रेस के सरपंचों को हम पैसा इशू नहीं करते थे। स्वप्निल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, संतोष हो सकता है किसी निर्णय से, हाँ, लेकिन कार्यकर्ता की बात हम सुनते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने, कलेक्ट्रेट में धरना लगा करके प्रदर्शन करे। एक आदमी कहता है मैं 3000 लाया, दूसरा ग्रुप कहता है हम कल 5000 का प्रदर्शन करेंगे, और प्रदेश नेतृत्व कांग्रेस का, प्रदेश अध्यक्ष जी की तस्वीर तक नहीं लगाते, पोस्टर बैनर गहलोत साहब केवल सिंगल। क्यों है ये इसलिए है, कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर 3 भागों में बटी हुई पार्टी है, ठीक है। लेकिन मैं तो इनकी बात नहीं करूंगा, मेरी पार्टी की बात करूंगा। हाँ। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का मैंने एक छोटा एग्जांपल बताया था, 3 जिलों में करीब 21 बैठ के ले रहे हैं, और ये लगातार सतत रूप से चलता है। अरे भाई, तो पार्टी को बाहर से ये सजेशन का सामना क्यों करना पड़ा? वसुंधरा राजे को ये क्यों बोलना पड़ा कि सिर्फ वफादारों को पोस्ट दो? भाई क्यों बोलना पड़ा वसुंधरा राजे को? वसुंधरा राजे को अपना दर्द क्यों बताना पड़ा कि मेरी सुनी नहीं जा रही है? जब मेरी नहीं सुनी गई तो आपकी कैसे सुनवा लूं? 6 साल में कितनी बार आए, कितनी बार कार्यकर्ताओं से मिले, कितनी बार बैठक की, बता देना। नहीं करेंगे क्योंकि एसी के लोग हैं, एसी नहीं छोड़ सकते। एसी में कमरों में रहने वाली पार्टी है कांग्रेस। ठीक है चेतन भाई, ये खून पसीना बहाना ये नहीं जानते हैं। ठीक है चेतन भाई, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है। मैं आ रहा हूं सद्दाम जी, 2 मिनट आपके पास। नहीं, लेकिन चेतन भाई, मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है। मैं आपको 20 सेकंड और दूंगा, आपको मेरे सवाल का जवाब देना है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप मेरे सवाल को डॉज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। वसुंधरा राजे को यह कहना पड़ा ना साहब कि वफादारों को पद दो, बाहर वालों को नहीं। वसुंधरा राजे को यह कहना पड़ा ना। नहीं, 2 सेकंड। वसुंधरा राजे ने यह भी कहा कि मेरी नहीं सुनी गई तो मैं आपकी कैसे सुनवा लूं? आप प्रशंसा करिए, आप प्रशंसा करिए, स्वागत करिए, ये लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में ही संभव है। हमारी बैठक के अंदर मैं भी जाता हूँ बैठक में। हाँ। कल भी हनुमानगढ़ बैठक लेने गया था। हम सुझाव का सहर्ष सम्मान करते हैं, किसी को इस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि शिकायत कर रहा है, जांच करते हैं
और उसी समय पर सही फैसला भी हम लोग लेते हैं। ठीक है, आपने ठीक है, देखा होगा ठीक है, इस प्रकार से निर्णय भारतीय ठीक जनता है, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व करता है। ठीक है। सद्दाम जी, उद्देश्य आपको केवल मेरे सवाल का जवाब देना होगा। सद्दाम भाई देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? दो मिनट चेतन भाई, अब मैं आपको रोक रहा हूं। सद्दाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं और सद्दाम साहब, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक रहने वाला है। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे डोटासरा और जूली के बीच में अदावत है, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि डोटासरा और जूली एक हो रहे हैं क्योंकि गहलोत और पायलट कहीं एक ना हो जाए। ये बड़ी अजीब सी परिस्थितियां हैं और इसकी कोई काट नहीं है। और सबसे अहम बात यह कि अगर आपकी युवा विंग कहीं पर प्रदर्शन कर रही हो तो ये बड़े चेहरे जाकर उनको सपोर्ट के लिए वहां खड़े नहीं होते। हाँ, वो मोबाइल निकालकर ट्वीट जरूर करने लगते हैं। ऐसे थोड़ी ना जमीन की लड़ाई लड़ी जाती है। सद्दाम भाई, सवाल सुना आपने? जी बिल्कुल। हाँ। जी स्वपन जी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, चाहे सम्माननीय पायलट साहब, सम्माननीय गहलोत साहब, डोटासरा साहब और जूली साहब, सभी पार्टी के अंदर एक है और कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, एक है। सभी को संगठन के अंदर अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन जिस तरीके से चेतन जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्विरोध है, या अंतर्विरोध नहीं, आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस के। अरे आंतरिक लोकतंत्र विधानसभा में दिखाई देना चाहिए क्या? लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा, आंतरिक लोकतंत्र विधानसभा की टशन में दिखाई देना चाहिए क्या? कैबिनेट मंत्री जूली साहब ने कहा अंदर चलो, डोटासरा साहब बाहर चले गए, सत्रों में आए ही नहीं। सरकार के ही दो सेकंड सद्दाम भाई, 2 सेकंड सद्दाम भाई, 2 सेकंड। ये आंतरिक लोकतंत्र विधानसभा में तो नहीं दिखना चाहिए ना। जूली साहब ने कहा अंदर चलो, डोटासरा साहब ने कहा मैं बाहर रहूंगा। बोल रही है 2 मिनट चेतन भाई प्लीज, 2 मिनट। मैं विपक्ष के दौरान की बात कर रहा हूँ ना। नहीं सद्दाम साहब 2 मिनट रुकिए, सद्दाम साहब 2 मिनट रुकिए प्लीज। सद्दाम साहब आपको रुकना होगा, अब मैं आपको रोक रहा हूं। और देखिए, मैं किसी को म्यूट कराना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मेरा सवाल ना ले तो फिर मुझे उस स्तर पे भी आना पड़ेगा। सद्दाम साहब प्लीज इस तरीके से ना बोलें, मेरी बात सुनिए। अरे सद्दाम साहब सुनिए ना, सवाल सुनिए, सवाल कितना सही है। टीकाराम जूली एक सत्र में कहते हैं चलो अंदर चलना है, डोटासरा साहब वहां से लौट जाते हैं और फिर लंबे वक्त तक विधानसभा में नहीं जाते। ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र सदन में रणनीति का पार्ट तो नहीं बनना चाहिए ना। अगर बना है तो मानिए कि हाँ कुछ टेंशन थी, चलिए आज नहीं होगी, थी तो सही, तो वो तो कभी भी उठ सकती है। चिंगारी तो शोला बनती है बाद में। बिल्कुल नहीं है। डोटासरा साहब, जूली साहब दोनों संगठन को मजबूत करने के लिए और प्रदेश जो जन समस्या है उनको उठाने के लिए अपना योगदान प्रदान करें। जूली साहब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और डोटासरा साहब पे पूरे प्रदेश के संगठन का भी उत्तरदायित्व उनके कंधों पर है। तो उनको संगठनात्मक गतिविधियों के अंदर पूरे प्रदेश के कब तक है? अगले पीसीसी चीफ वही होंगे? अगले पीसीसी चीफ वही होंगे? एक बात बताइए, क्या ये फाइनलिटी है, क्या क्लियर है कि अगले पीसीसी चीफ वही होंगे? नहीं क्लियर है। अगले चुनाव में आगे कौन बढ़ेगा? नहीं क्लियर है। उनको वहां पर जानना पड़ता है। लेकिन टीकाराम जी, जूली साहब जिस तरीके से राजस्थान की विधानसभा में, अब मैं एंडिंग की तरफ आ चुका हूं और अब वक्त क्लोजिंग कमेंट का है। देखिए, 2 टीमें आमने सामने हैं, मुकाबला तो दिलचस्प हो गई होगा। अब ये अलग बात है कि कोई कितना ही अच्छा कर ले। मैं कमल भाई आपके पास आ रहा हूं। ये अलग बात है कि कोई कितना ही अच्छा कर ले, राजस्थान में 5 साल में चीजें बदल जाती हैं। कितना ही अच्छा क्यों ना करा हो, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है और हटना पड़ जाता है। रिवाज बदलेगा रिवाज। हर बार बोलते हैं चेतन भाई, देख लेंगे ना 28 में, हर बार तो यही बोलते हैं, आप भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। मैं तो कब से सुन रहा हूं हर चुनाव में कि इस बार देखिएगा बदलेगा, बदलता कुछ है नहीं, सत्ता बदल जाती है। लेकिन कमल भाई मैं यही कह रहा हूं, इस लिहाज से देखा जाए तो 2028 के लिए सवाल वही है, ज्यादा मजबूत टीम कौन सी नजर आ रही है, बैलेंस्ड टीम कौन सी नजर आ रही है? बैलेंस्ड टीम जहां तक आप कह रहे हैं कि मजबूत टीम, अभी तो समय बहुत ज्यादा है। हाँ। और नहीं, पर कवायदें चल रही है ना बीजेपी का, जैसे हमें पता है कि अभी ट्रेनिंग्स चल रही हैं और आगे उसकी रणनीति के हिसाब से जिम्मेदारियां बांट दी जाएंगी। कांग्रेस में तो अभी लोगों को लाया जा रहा है और जब पीसीसी चीफ अगले बनेंगे उसके बाद वो अपनी टीम बनाएंगे और चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, मेरा कहना है कि अभी तो समय है और अभी तो मौका भी है दोनों पक्षों
क्योंकि अभी एक तरीके से देखा जाए तो मोटा मोटा 2.5 साल हुए हैं। तो अगर मान लीजिए आप अगले 2.5 साल के अंदर विपक्ष भी और पक्ष भी अपने किए हुए वादों को लोगों को इतना सेटिस्फाई कर सके कि दोबारा आ सके, नहीं तो हर बार सरकार तो मतलब जनता तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। पिछले 30 सालों का रिकॉर्ड है, इन 30 सालों में ये हो रहा है कि हर 5 साल में बदला जा रहा है। तो इसका मतलब जनता सेटिस्फाई नहीं है किसी भी सरकार से, इसलिए हर 5 साल में बदल। करेक्ट। तो अब ये मौका जो है वो दोनों को देती है और दोनों पार्टियां हर बार अपने आप को साबित नहीं कर पाती है। बीजेपी के पास मौका है और कांग्रेस के पास दोनों तरह के चांस है कि उनकी नाकामियों के साथ आगे बढ़ सके। तो अभी समय बहुत है और हालांकि ये है कि फील्ड के अंदर ये बात एक तरीके से मजबूत तरीके से बीजेपी भी नहीं कर पा रही है और कांग्रेस भी नहीं कर पा रही है, दोनों के पास समस्याएं हैं। कांग्रेस जहां पर अब बटी हुई है, वहीं बीजेपी जो है वो अपने आप को मुखर रूप से इवन ये जो चेहरा मोदी जी का दिखाना चाहते हैं वो भी ढंग से नहीं दिखा पा रहे। मुझे तो लगता है दोनों ही स्थिति काफी चरमराई हुई। ठीक है, ये गीता का मंत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये राजनीति का मूल मंत्र भी आसानी से कहा जा सकता है। दिक्कत यह है कि विपक्ष को पहले दिन से ही, विपक्ष में बैठते ही सड़कों पर होना चाहिए, वो परिस्थिति कांग्रेस में कम नजर आती है। लेकिन एक टीम के तौर पर जगह जगह कवायदे होनी चाहिए, वो परिस्थिति कम से कम बीजेपी में लगातार नजर आ रही है। एक लिटमस टेस्ट 2028 से पहले हो सकता है, पंचायत और निकाय चुनाव का, वो जब भी होंगे, जिस किसी हालात में होंगे, वो एक लिटमस टेस्ट जरूर होगा, क्योंकि वो पब्लिक के मूड को भी बता ले जाएगा। तब तक टीम की स्थिति तो यही है जो इस डिबेट में सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।